हमारी जो पिछली संगोष्ठी जो हुई थी दक्षिण भारत में राजभाषा कार्यान्वयन की चुनौतियां, इसमें जो सदस्य किसी कारणवश अगर वे शामिल नहीं हो पाए तो वे हमारे जो YouTube चैनल है उस पर हमने उसकी रिकॉर्डिंग डाल दी है। आप वहां जाकर देख और सुन सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। इसी कड़ी में जो हमारी तीसरी श्रृंखला है, इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी है, इसमें हम आज जो चर्चा कर रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत में जो राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित जो चुनौतियां हमारे सामने आती हैं उनका निराकरण करने के लिए हमने आज 5 वक्ताओं को जो पूर्वोत्तर भारत में प्रतिष्ठित जो विशेषज्ञ हैं उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। आप आज उनके वक्तव्य से लाभान्वित हों। हमने जिनको आमंत्रित किया है, आप हैं तेजपुर असम से डॉक्टर कुल उपाध्याय जी, अरुणाचल प्रदेश से श्रीमती गुम्फी डूजो जी, अगरतला त्रिपुरा से आदरणीय श्री मुनिंद्र मिश्र जी, गुवाहाटी असम से श्री बद्री यादव जी और धेमाजी असम से डॉक्टर देवेंद्र तिवारी जी। इन लोगों को हमने जो अपने क्षेत्र में काफी प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं तो उनको हम लोगों ने आज आमंत्रित किया है। हम हिंदी और तकनीक समूह की ओर से आप सभी जो विशिष्ट हमारे वक्ता हैं उनको हम सादर अभिनंदन करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं अधिक समय ना लेते हुए पूरा जो ये आज की संगोष्ठी है उसमें हम वक्ताओं को ही समय देना चाहेंगे क्योंकि हमारा 1 घंटे का जो समय रहता है उसमें, और आज वक्ता 5 लोग हैं तो उसी हिसाब से मैं अनुरोध आप सभी वक्ताओं से करूंगा कि आप 1 घंटा यानी 60 मिनट है, उसमें 5 व्याख्याता हैं तो 15-15 मिनट आप अपना जो भी आपके क्षेत्र में जो भी समस्याएं आ रही हैं कार्यान्वयन से संबंधित वो आप उस चुनौतियों के बारे में बताएंगे और उसका समाधान बताएंगे। तो मैं सबसे पहले अपने आदरणीय डॉक्टर कुल उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और जो वहां पर क्या समस्याएं आ रही हैं राजभाषा कार्यान्वयन में तो उन समस्याओं के बारे में बताएं और उसका सटीक निदान बताने की कोशिश करें। तो आदरणीय डॉक्टर उपाध्याय जी। डॉक्टर सर आप अपने को अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर कुल उपाध्याय जी। लगता है उनका कुछ नेटवर्क का इश्यू है। ठीक है, फिर हम इस समय को ना गंवाते हुए हम अगले जो वक्ता हमारी हैं अरुणाचल प्रदेश से श्रीमती गुम्फी डूजो जी, हम उनको आमंत्रित करते हैं। तो आदरणीय श्रीमती गुम्फी डूजो जी। आप अपने को अनम्यूट कीजिए मैडम। श्याम जी। हाँ। श्याम जी जी। इनका नाम डूजो नहीं है, इनका नाम है गुम्फी ऊंसो। गुम्फी नमस्कार। इस पर हम चर्चा करेंगे गूंसों पे भी। मैं सोच रही थी कि कुल जी आगे बोलेंगे। दरअसल मैं अभी तक कार्यालय में ही हूँ, घर नहीं गई हूँ। तो वित्तीय वर्ष का समापन है, इसके दौरान बहुत सारे पेंडिंग फाइल्स है तो मैं उसे देख रही थी। मुझे लगा कुल जी आगे बोलेंगे तो मैं उनके पीछे पीछे बोलूंगी कुछ लेकिन उनका नेटवर्क चला गया तो मैं उन प्रथम स्थान पे आ गई। नहीं, महिलाएं पहले है ना गुम्फी? हाँ जी महिलाएं पहले। जी जी प्रणाम। स्वागत गुम्फी, स्वागत जी। तो सबसे पहले तो इस
पटल में मुझे इस मंच में आमंत्रित करने के लिए हिंदी एवं तकनीकी समूह के जितने भी विद्वान गण हैं उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि जो प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी जहाँ के जो हमारे जो वैज्ञानिक है, हमारे जो विद्वान गण है, उनके प्रति भी मैं विशेष धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं के योगदान के कारण ही मैं दूर अरुणाचल में पहाड़ों के बीच, जंगलों के बीच बैठकर आप सभी से जुड़ पा रही हूँ। तो ये तकनीकी सुविधाओं के कारण ही संभव हो पाया है। मैं इस तकनीकी समूह के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही चाहती हूँ कि व्यस्तता सभी के जीवन में है। व्यस्तता जिस दिन खत्म उस दिन जीवन भी खत्म है। तो मुझे राजीव सर ने फोन किया कि गुम्पी जी आपको बोलना है, पूर्वोत्तर पे है, तो मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए, पूर्वोत्तर पर विषय है, तो उनके प्रति भी मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ मुझे इस मंच में मौका देने के लिए, अवसर देने के लिए। वैसे तो आज का जो ये विषय है पूर्वोत्तर में राजभाषा के कार्यान्वयन में चुनौतियां, ये जो विषय है ये अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि चुनौतियों से ये ज्ञात होता है कि कोई भी कार्य आसान से आसान क्यों ना हो या कठिन से कठिन क्यों ना हो, सभी कार्यों में कुछ न कुछ चुनौतियां रहती है। तो ये राजभाषा के कार्यान्वयन में लेकर जो चुनौतियां हैं, ये केवल पूर्वोत्तर में नहीं बल्कि देश भर में जितने भी हमारे राजभाषा सेवक है, राजभाषा पदधारक है, सभी के लिए ये चुनौतियां हैं। तो आज का ये जो विशेष अंक है ये पूर्वोत्तर पर केंद्रित है। तो इस विषय पर आगे मैं राजीव गांधी विश्वविद्यालय जो कि मेरा कार्यस्थल है, इस पर बोलने से पहले व्यवहारिक तौर पे जो चुनौतियों का सामना एक हिंदी अधिकारी होने के नाते मैं जो झेल रही हूँ या मैं जिसका सामना कर रही हूँ, उस पर विस्तार से जाने से पहले मैं अरुणाचल प्रदेश जो मेरा राज्य है इसके परिप्रेक्ष्य में दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ हिंदी को लेकर एक बहुत ही सकारात्मक सोच है और हिंदी यहाँ के लोग हिंदी इतना पसंद करते हैं कि ये जो खड़ी बोली हिंदी है, इससे उत्पन्न होकर एक नई भाषा ने जन्म लिया है, जिसे हम कह सकते हैं कि अरुणाचली हिंदी, अरुणो हिंदी। तो हिंदी को लेकर हमारे यहाँ बहुत ही सकारात्मक सोच है। राज्य की पहली हिंदी अधिकारी होने के नाते मैं एक बहुत ही एक उज्जवल भविष्य की संभावना देख रही हूँ हिंदी को लेकर अरुणाचल में। और जैसा कि मुझे लगता है कि पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा हिंदी शायद अरुणाचल में ही बोली और समझी जाती है। तो हिंदी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ बहुत ही सकारात्मक वातावरण है, लोग बहुत ज्यादा हिंदी प्रेमी है। ये हुआ अरुणाचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में। अब मैं आना चाहूंगी कि राजीव गांधी विश्वविद्यालय जो कि मेरा कार्यस्थल है, मेरे लिए एक मंदिर है। इस कार्यालय में 10 साल में मेरा सेवा काल 10 साल को है। तो अपने अनुभव को साझा करना चाहूंगी और इसे साझा करने से पहले अभी राजीव सर शायद बोल रहे थे कि उनका नाम डूसो नहीं है, मूसो है। तो मैं जो हमारी जो राजभाषा समूह है जिसमें मैं बार बार राजीव सर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर आप मेरा जो सरनेम है उसे सही कीजिए, क्योंकि गलत लिखने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे शब्दों को आत्मसात करें। जिस तरह से हमने तिवारी को आत्मसात किया है, उसी तरह आप भी मूसो को, लोम्बी को, मुबांग को आप भी आत्मसात कीजिए। तभी हम एक दूसरे
दूसरे से जुड़ेंगे, हमारे बीच प्रेम का रिश्ता कायम होगा। और आप सभी को ये बताने की आवश्यकता नहीं कि प्रेम का रिश्ता कायम होने के बाद ये जो भाषा की धारा है वो अपने आप बह जाएगी। तो मुझे लगता है एक दूसरे को हमें समझना चाहिए। और हम अगर यदि मैं आप सभी के सामने ये ना कहूं कि मेरा नाम जो है वो डूसो नहीं है, मूसो है, अगर मैं उसको डूसो ही रख दूंगी तो वो डूसो ही रह जाएगा। तो जब तक मैं उसे एक हिंदी अधिकारी, राज्य की पहली हिंदी अधिकारी होने के नाते मैं अगर उसको करेक्शन नहीं करूंगी तो आप हमारे अरुणाचल राज्य से जुड़ नहीं पाएंगे। मुझे लगता है एक दूसरे को हमें सबसे पहले जानना और समझना चाहिए कि आप जिस परिवेश में जा रहे हैं, आप जिस परिवेश के लिए कार्य करना चाहते हैं, वहाँ का परिवेश कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की संस्कृति कैसी है, ये जानना आवश्यक है। इसीलिए मैंने बार बार राजीव सर को जोड़ दिया कि मेरे नाम को सही किया जाए। ये हुआ बैनर को लेकर। और दूसरी बात ये भी है कि जो शब्दावली आयोग है मंत्रालय, जहां हम जिस शब्दकोश का प्रयोग करते हैं हमारे रोजमर्रा के कार्यालय के कार्यों में, इस आयोग से भी अगर यहाँ कोई आयोग से कोई विद्वानगण पधारे हैं तो उनसे भी मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे पूर्वोत्तर में कई ऐसे शब्द हैं जिसे उसके लिए शब्दकोश का निर्माण या शब्दकोश में उसका समावेशन किया जाए, ताकि यहाँ से इस भूभाग से, इस पूर्वोत्तर के भूभाग से लोग जुड़े और हमें समझे और जाने। तो बैनर की कहानी के बाद में अब राजीव गांधी, क्योंकि समय हमें 15-20 मिनट का है, तो मैं अभी अपनी कार्यस्थल राजीव गांधी विश्वविद्यालय के विषय में बोलना चाहूंगी। मैं सभी राजभाषा सेवक है तो मैं खुलकर बोलना चाहती हूँ। तो जैसा कि हमारे मंत्रालय से कई सूचनाएं, कई अधिसूचनाएं, कई परिपत्र, नोटिस वगैरह जारी किए जाते हैं, और सबसे पहले तो इन नोटिस में जो दूरभाष का जो नंबर दिया जाता है, टेलीफोन का नंबर दिया जाता है, एक तो वो लगता नहीं, और उसी तरह उनका जो नोटिस होता है, सभी नोटिस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कुछ नोटिस ऐसे होते हैं कि वो अपने आप में उलझे हुए होते हैं, कुछ नियम, राजभाषा के नियम अपने आप में उलझे हुए होते हैं, और यही नियम हमें राजभाषा को कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंट करने में बाधाएं देती है। जैसा कि हमारे पदोन्नति हो या हमारे वेतन को लेकर, हमारे पे स्केल को लेकर आज तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि हम 54 में है ना, 48 में है ना, या फिर हम लेवल 10 में है ना, लेवल 9 में। इस तरह से जिस हमारे पदोन्नति का जो ये मसला है ये क्लियर नहीं है, उसी तरह कई सारे ऐसे नियम है राजभाषा के जिसे मुझे लगता है मंत्रालय को इनके प्रावधानों को इनका संशोधन करना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, जैसा कि भारत सरकार द्वारा संचालित जो ये हम हिंदी पाठ्यक्रम का संचालन करते हैं, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, और इसके बाद उसमें ये भी प्रावधान जो मैं जानता हूँ या जानती हूँ, और मैं आगे मुझे कार्य साधक ज्ञान है तो मैं हिंदी में कार्यालय के कामों को करूंगा या करूंगी। इसके बाद उसे हम उस कैटेगरी में, रोस्टर में रख लेते हैं कि इनका कार्य साधक ज्ञान है। और इसके बाद जो प्रवीण कैसे जो उत्तीर्ण वाले जो कैंडिडेट है उन्हें भी उस कैटेगरी में रख लेते हैं कि ये लोग भी कार्य साधक ज्ञान हो के कैटेगरी में, रोस्टर में है। हमारा रोस्टर जो है वो तैयार हो जाता है, हमारा जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो बढ़ जाता है, परंतु इसके मुझे जो अनुभव रहा है उसे मैं साझा कर रही हूँ। मुझे लगता है इसके बाद, जैसे हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में मैं कहती हूँ कि जो हमारे संकाय सदस्य हैं, हमारे जो अधिकारी गण है, कर्मचारी गण है, वे ये कोर्स कर तो लेते हैं, लेकिन
उनको जो वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए वो भी वो अपना लाभ उठा लेते हैं, परंतु जब कार्यालय में हम जब राजभाषा हिंदी में कार्य करने की बात करते हैं तब वो हिचकिचाते हैं, अब बोलते हैं कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके आगे हमें क्या करना चाहिए। हम तो भाई राजभाषा अधिकारी है, हमें अपना घर भी चलाना है, इसी से हमारा घर चलता है। हम तो सरकार के हर नियम का पालन करेंगे, लेकिन इसके बाद क्या करना चाहिए। हम केवल क्या आंकड़े ही बढ़ाते रहेंगे या हम जो चाहते हैं वाकई में क्या वो हो रहा है। मुझे लगता है इन सब नियमों का भी संशोधन होना चाहिए। सुनने में छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम अगर राजभाषा के लिए वाकई में काम करना तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में देना होगा, और इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में देने से ही बड़ी बड़ी बातें तय होगी। तो जब तक हम ग्रास रूट लेवल में जब प्राथमिक स्तर में जब तक हम कार्य नहीं करेंगे, चीजों को हम जब तक नहीं समझेंगे, राजभाषा त्यों की त्यों रहेगी, एक्सटेंशन में ही चलती जाएगी, एक्सटेंशन में। जी ठीक, आप कुछ कहना चाहते हैं श्याम बाबू जी? मतलब हमारे पास अभी 4 वक्ता और हैं और हम लोग का काफी सीमित समय रहता है, तो 1 घंटे में हम लोगों को कार्यक्रम समाप्ति की ओर ले जाना होता है। तो आप अपना कंक्लूड कीजिए मैम। आपने तो कहा 15-20 मिनट, अभी तो मुझे लगता है 5 ही मिनट हुआ है। नहीं 15 मिनट तो हो गए, ज्यादा हो गया। आपने बहुत अच्छा कहा जी, बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, और अगले बार पॉइंट में रखती हूँ फिर। ठीक है, मेरे पास मैंने बहुत सारे पॉइंट्स तैयार करके रखा हुआ था। खैर, समय की पाबंदी, हमें समय का ख्याल जरूर रखना चाहिए और समय के साथ चलना भी चाहिए। तो ये जो एक ठीक है, मैं राजीव गांधी विद्यालय के एकदम एक मेन पॉइंट पे आती हूँ कि जो राजभाषा तिमाही प्रगति रिपोर्ट है, जिसे हम हर तिमाह के अंत में भर के हम इसको मंत्रालय को ऑनलाइन भेज देते हैं। ये जो कार्य है ये हर कार्यालय इसे अच्छी तरह से बखूबी निभाता है, लेकिन जो कार्य प्रणाली है, जैसे भारत सरकार द्वारा संचालित जो कार्यालय है, जैसे बैंक हुआ या विश्वविद्यालय हुआ, हमारे सेना कार्यालय हुए, तो सभी का जो कार्य प्रणाली है, कार्य क्षेत्र है, वो अलग अलग है। तो मुझे लगता है हमारे लिए जो क्वार्टरली रिपोर्ट जो परफॉर्मा है, तिमाही रिपोर्ट प्रगति रिपोर्ट का जो परफॉर्मा है वो अलग अलग होना चाहिए। हमारे विश्वविद्यालय की तुलना अगर आप आईटीबीपी ऑफिस से करेंगे तो मुझे लगता है गलत होगा, क्योंकि वहाँ की जो कार्य प्रणाली है वो अलग है, विश्वविद्यालय की अलग। इस पर अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हैं कि विश्वविद्यालय कैसा होता है। तो मुझे लगता है ये क्वार्टरली रिपोर्ट का भी संशोधन होना चाहिए। मेरे पास वैसे कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जैसा कि श्याम बाबू मुझे बार बार टुकुर टुकुर देख रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि गुम्पी जी आप वाइंड अप कीजिए, समय बहुत कम है, तो मैं उनके टुकुर टुकुर देखना को निहार रही हूँ। तो मैं आगे ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन यदि हम वाकई राजभाषा के लिए आगे आना चाहते हैं तो हमें अपने आप में एक सकारात्मक सोच को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। हमें लोगों को अपने करीब लाना होगा, ना कि हम हिंदी कहकर उस पे अपना वो रोब जमाते रहेंगे। फिर तो वही हालत होगा जो हो रहा है। और एक दूसरे से जब हम सकारात्मक सोच के साथ, प्रेम भावना के साथ हम अपना प्रस्ताव रखेंगे तो मुझे यकीनन भाषा जो सरिता की तरह बह जाएगी और हमारा जो राजभाषा जो कार्यान्वयन चुनौतियां हैं वो अपने आप इसमें सुलझ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के लिए, इस आमंत्रण मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन समय की पाबंदी है, घड़ी की टिक टिक है। आप सभी इसी तरह स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम मैडम। धन्यवाद मैडम। आपका कहना सर्वथा उचित है कि यदि हमें पूर्वोत्तर भारत में या दक्षिण भारत में राजभाषा हिंदी को लागू कराना है तो हमें भी वहाँ की भाषा और वहाँ की संस्कृति से जुड़ना होगा। आपका कहना काफी उचित है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर कुल उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूँ।
वे आए और अपना वक्तव्य सीमित समय जो हम लोग का 15 मिनट का है उसी में आप रखें। आदरणीय कुल उपाध्याय जी। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहूंगा कि नेटवर्क की समस्या के कारण मैं, हालांकि गुम्पी पहले आ गई, नारी सशक्तिकरण का जमाना है तो ये अच्छी बात है। मेरे सभी अग्रजों को, मेरे सभी बंधुओं को, अनुजों को, सभी को नमस्कार। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बातें रखना चाहूंगा। मैं कुल प्रसाद उपाध्याय तेजपुर विश्वविद्यालय में सहायक निदेशक के पद पर अभी कार्यरत हूँ और हालांकि मैंने अपनी सेवा की शुरुआत राजभाषा विभाग के हिंदी शिक्षण योजना में हिंदी प्राध्यापक के रूप में की थी 1998 में। 2012 तक मैं राजभाषा विभाग में हिंदी प्राध्यापक रहा और 2012 को मैंने तेजपुर विश्वविद्यालय ज्वाइन करने के बाद आज तक विश्वविद्यालय में हूँ। समग्र रूप से अगर पूर्वोत्तर में राजभाषा की चुनौतियां और समाधान पर चूंकि आज हमें बात करनी है, अगर चुनौतियों की बात की जाए तो यह एक सर्वविदित तथ्य है, यह सत्य है कि आज पूरे पूर्वोत्तर में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में तो अपना परचम लगभग लहरा चुकी है। जैसा अभी गुम्पी जी कह रही थी कि शायद अरुणाचल में हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है पूर्वोत्तर में, शायद नहीं, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं आप सभी के सामने कि पूर्वोत्तर भारत में कम से कम सबसे ज्यादा हिंदी का प्रयोग अगर कहीं होता है तो वह अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में बच्चे घर में आपस में हिंदी में बात करते हैं। अपने माता पिता के साथ संपर्क की भाषा बच्चों की हिंदी है, चाहे वो अरुणाचल के किसी भी ट्राइब का बच्चा हो। अरुणाचल में 20-22 से अधिक ट्राइब्स हैं, आपको शायद पता ना हो, और वो एक दूसरे को नहीं समझते, उनके लोकल डायलेक्ट सब के अलग अलग हैं। गुम्पी के एरिया का आदमी आलोंग के आदमी को नहीं समझता, चांगलांग के एरिया का आदमी पासीघाट के आदमी को नहीं समझता, उनके अपने अपने लोकल डायलेक्ट्स हैं, लेकिन उनके बीच जो संपर्क भाषा है वो हिंदी है। यहाँ चुनाव प्रचार हिंदी में किए जाते हैं, खूब हिंदी फिल्में देखी जाती है, हिंदी गीत सुने जाते हैं। अरुणाचल को सलाम, अरुणाचल के लोगों को सलाम। अरुणाचल के अलावा असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम, ये 8 राज्य पूर्वोत्तर में है। ये सिक्किम को भाई माना जाता है और बाकी 7 को 7 बहनें मान, ऐसा कहा जाता है। देखिए, मेरा यह मानना है कि पूर्वोत्तर के सभी प्रदेशों में संपर्क भाषा के रूप में तो हिंदी खूब चल पड़ी है, चाहे वह अरुणाचल का चाइना बॉर्डर हो, चाहे वह मिजोरम हो, असम का कोई भी ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो डिफो हो या सिलचर हो, हिंदी सभी लोग बोलते हैं, सभी को हिंदी से प्रेम है। लेकिन जब बात राजभाषा की आती है, जब बात हिंदी फाइलों में हिंदी की बात आती है, तो जो हिंदी बोलने वाले, हिंदी में सोचने वाले, हिंदी फिल्में देखने वाले, हिंदी का गीत गुनगुनाने वाले, जो वे लोग जब दफ्तर में बैठते हैं और हिंदी में काम करने की जब बारी आती है, तब वह सारी हिंदी उनकी वो भूल जाते हैं, कहते हैं कि हमें हिंदी नहीं आती। और यह बात लगभग पूरे भारतवर्ष में लागू होती है, ऐसा मेरा मानना है। केवल पूर्वोत्तर में यह नहीं है, लेकिन पूर्वोत्तर में शायद इसका स्कोप कुछ ज्यादा है लोगों को यह बहाना बनाने का कि हमें भाई हिंदी नहीं आती। अब क्या किया जाए? भारत सरकार की जो नीति है वह यह कहती है कि सरकारी कार्यालयों में, बैंकों, उपक्रमों में राजभाषा कार्यान्वयन का दायित्व या इसकी जवाबदेही कार्यालय प्रधान की है। लेकिन वास्तविकता यह क्या है, यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्या होता है, कार्यालय में जो हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक या हिंदी कहीं कहीं तो केवल टाइपिस्ट भर है, राजभाषा कार्यान्वयन की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पर होती है, एक विशेष व्यक्ति के कंधे पर। और यह मान के चला आता है कि हिंदी का कोई भी पत्र हो उनके पास भेज दो, वो उन्हें जो करना है वो कर लेंगे।
यहां भी पूर्वोत्तर के संदर्भ में एक दूसरी दिक्कत यह है कि पूरे पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी की बात अगर छोड़ दें, गुवाहाटी में भी हालांकि बहुत ज्यादा पद राजभाषा के नहीं है, तो गुवाहाटी के अलावा पूरे पूर्वोत्तर भारत में मुश्किल से, मतलब ये टोटल 8 स्टेट में मुश्किल से शायद ही 5, 7 या 10 है, मतलब विश्वविद्यालयों में सभी में लगभग एक एक हैं। इसके अलावा मुश्किल से 5 हिंदी अधिकारी होंगे। मैं जिस शहर में हूं, तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर असम का एक ऐतिहासिक शहर है। मेरे अलावा केवल एक दफ्तर में यहाँ DRL में हिंदी अधिकारी हैं, एक दफ्तर में एक हिंदी टाइपिस्ट है, और यही स्थिति लगभग पूरे पूर्वोत्तर भारत में है। अब दफ्तर 50 है। BSNL पोस्टल डिपार्टमेंट को छोड़ करके, AG ऑफिस को छोड़ करके बाकी सारे दफ्तर छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे का मतलब है 10-12 से लेकर के 25-30 तक का स्टाफ है। हिंदी का कोई पद सृजित नहीं है। चूंकि हिंदी का काम करना है, कार्यान्वयन दिखाना है, कुछ आंकड़े दिखाने हैं, तो वहां जो भी व्यक्ति थोड़ा बहुत हिंदी जानता है उनको कहा जाता है कि आप हिंदी का काम एडिशनल अतिरिक्त रूप से आप देखेंगे। और चूंकि अतिरिक्त रूप से जो भी आदमी काम देखेगा वह कितनी निष्ठा से, कितनी ईमानदारी से, कितनी लगन से काम करेगा, यह हम सभी समझ सकते हैं। भारत सरकार ने यह कहा कि ठीक है, अगर आपके यहाँ पद नहीं है तो हम आपके जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको हिंदी सिखाएंगे। प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ वगैरह वगैरह क्लासेस मैंने भी वह काम किया, लगभग 14 साल हमने पढ़ाए। भारत सरकार आज तक पढ़ा रही है 1952 से, लेकिन फायदा क्या हुआ? मुश्किल से पकड़ पकड़ कर किसी तरह नामित किए जाते हैं लोग, बुला बुला कर पकड़ पकड़ के बुलाते हैं, क्लास में कभी कभी आ जाया करो, भले ही हम चाय पिला देंगे तुमको। टीचर जाकर के बोलते हैं अरे आ जाओ यार, बैठो चाय पियो, फिर क्लास करना न करना दूसरी बात है। किसी तरह उनको पकड़कर हम कक्षा में बिठाते हैं, परीक्षा भी दिलवाते हैं। अगर 30 नामित हुए तो 10 परीक्षा में बैठ जाते हैं, पास भी कर जाते हैं। उनको जो नियमानुसार पैसा मिलना है, चाहे वो पुरस्कार के रूप में हो या वैयक्तिक वेतन के रूप में हो, वो मिल भी जाता है। लेकिन उसके बाद वो फिर हिंदी भूल जाते हैं, कोई कुछ करना नहीं चाहता। अब इस समस्या का समाधान क्या है, इस बारे में हमें सोचने की अब आवश्यकता है। जिन लोगों को भारत सरकार इतना पैसा खर्च करके प्रशिक्षण दिला रही है, वे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, वैयक्तिक वेतन या पुरस्कार लेने के बाद भी अगर हिंदी में बिल्कुल काम नहीं करना चाहते या नहीं करते, तो इसकी जवाबदेही किसके ऊपर हो? उनसे काम लेने का दायित्व किसका हो? यह माना जाता है कि प्राज्ञ पास करने के बाद, प्राज्ञ उत्तीर्ण करने के बाद कम से कम एक व्यक्ति छोटे मोटे नोट्स, छोटे मोटे ड्राफ्ट्स वो हिंदी में लिख सकता है। उसकी झिझक को दूर करने के लिए हर 3 महीने हम कार्यशाला चलाइए, कार्यशाला भी चलाते हैं लोग, लेकिन मुख्य जो उद्देश्य है कि फाइलों में हिंदी आए, वह आज तक उस गति से नहीं आ पाई है जितना उसे आना चाहिए था। आंकड़े जो दिखाते हैं उनको पुरस्कार दे दिया जाता है, जो आंकड़े नहीं दिखा पाते वो पुरस्कार से भी वंचित रह जाते हैं। मैं संबंधित विभाग से इस मंच के माध्यम से यह अपील करना चाहूंगा कि जो छोटे मोटे दफ्तर थोड़ा बहुत काम वास्तविक रूप से करते हैं, वो 5%, 10% ही क्यों ना हो, जो वास्तविक रूप से करते हैं जो काम, जिन कार्यालयों में कोई हिंदी का पद नहीं है, थोड़ा बहुत काम अतिरिक्त रूप से अगर हिंदी में करते हैं, उनको प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से आज यहाँ बद्री यादव को शायद होना था, अगर वो उपस्थित हैं तो ये बात ऊपर तक भी पहुंचा सकते हैं कि ठीक है, आप अगर
तिमाही प्रगति रिपोर्ट या अन्य अन्य जो भी हमारे मानदंड है उसके अनुसार अगर आप सालाना पुरस्कार देते हैं तो दीजिए, अच्छी बात है, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं अपने स्तर पर, छोटे छोटे कार्यालय जहां हिंदी का कोई पद नहीं है लेकिन करते हैं, उनको विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वो थोड़ा और काम करने की इच्छा अपने आप में ला सके। दूसरी बात, देखिए कार्यालयों में ये जो कार्यशाला हम चलाते हैं हर 3 महीने में, कार्यशालाओं में आमतौर पर क्या होता है, हम उनको रूल्स रेगुलेशंस पढ़ाते हैं, उनको हम व्याकरण पढ़ाते हैं। मैं, हालांकि आप सभी इस बात से सहमत होंगे, उनको जो आदमी काम करना चाहता है कार्यालयों में, उनके नोटिंग ड्राफ्टिंग अगर छोटा मोटा हुआ स्टाफ हुआ व्यक्ति करना चाहता है तो उनको हम व्याकरण और राजभाषा नियम वगैरह न पढ़ाएं। हमें यह चाहिए कि उनको हम नोटिंग ड्राफ्टिंग, उनके टेबल से संबंधित जो नोटिंग ड्राफ्टिंग है उनको वो हम प्रैक्टिस कराएं। और राजभाषा का काम, मेरे लगभग पिछले 22-24 वर्षों का यह अनुभव यह कहता है कि अगर राजभाषा अधिकारी या वह हिंदी अधिकारी या हिंदी टाइपिस्ट क्यों न, जिसके कंधे पर जिम्मेदारी है कि भाई आप कार्यान्वयन को किसी तरह लागू करें, या अगर वह व्यक्ति अपने टेबल में बैठ करके केवल सर्कुलर निकाल करके भाई आप ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, आपको सेक्शन निर्दिष्ट कर दिया गया है हिंदी में काम करने के लिए, अगर इस तरह से अगर काम करना चाहेगा तो वह काम कभी नहीं हो पाएगा इम्प्लीमेंटेशन। उनको ये चाहिए कि वो प्रत्येक टेबल में जाकर के पर्सनली इंटरेस्ट लेकर के, वह जो व्यक्ति अंग्रेजी में काम कर रहा है आज के दिन में, उनको आप जाकर के बताएं कि भाई आप ये जो 2 लाइन आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं इसको आप हिंदी में ऐसे लिखा करें, यह नोट आप जो अंग्रेजी में लिख रहे हैं उसको आप हिंदी में ऐसे लिखा करें। सबसे आवश्यक चीज है, कार्यालय के अन्य स्टाफ के साथ आपको एक बहुत करीब का रिश्ता बनाना होगा और आपको व्यक्तिगत संपर्क करना होगा सभी से, ईच एंड एवरी स्टाफ के साथ, तब ये कार्यान्वयन सफलतापूर्वक लागू हो सकता है कार्यालयों में। हालांकि बातें बहुत है लेकिन मैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं उनको मैं सुनना अधिक पसंद करूंगा। मैं यही अपनी बातें समाप्त करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपका जो कहना है ना कि कार्यशाला के माध्यम से या टेबल टू टेबल जाके हम लोगों को काम करना है। अब हमारा जो ये ग्रुप बना है, हमने ट्रेनर्स का, हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स का था कि हमारे जो राजभाषा संवर्ग के लोग हैं, चूंकि आप भी जानते हैं कि पूरा परिवेश कंप्यूटरीकरण हो गया, अब जो फिजिकल फाइलें हाथ से लिखी जाती थी वो अब कम हो गई हैं। अब सभी काम हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं। तो जब हमें राजभाषा इम्प्लीमेंटेशन करना है, कार्यान्वयन कराना है, तो उनको कंप्यूटर पे हिंदी में काम करने में क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं वो हमें राजभाषा संवर्ग के लोगों को करना होगा, तभी हम उनकी ढंग से मदद कर सकते हैं और उनसे लोग राजभाषा को पूरी तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोगों का तो ये ग्रुप बना था, हम लोगों ने, क्योंकि हमारा सारे जितने लोग हैं वो राजभाषा से ही जुड़े हुए हैं, तो हमारा यही था कि कंप्यूटर पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है हिंदी में काम करने में, क्योंकि हमने, चूंकि मैं रेलवे में हूँ, तो जब कंप्यूटरीकरण आया तो लोगों को ये हो गया कि अब तो राजभाषा जो पहले थी वो समाप्त हो जाएगी। तो हम लोगों ने आगे बढ़ के उसको हिंदी में काम करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको जाना। तो हमारा तो यही है, चूंकि वक्ता अभी 3 वक्ता और हैं, तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमें कंप्यूटर के मामले में भी अपने को पूरी तरह से जानकार बनना होगा, तभी हम राजभाषा कार्यान्वयन ढंग से करा सकते हैं। तो हम अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं अपने आदरणीय डॉक्टर श्री मुनिंद्र मिश्रा जी। आप अगरतला त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में हैं, तो आदरणीय मिश्रा जी। सर आपका म्यूट है, खोल दूं। धन्यवाद श्याम जी।
इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वज्जन को मेरा सादर अभिवादन। मेरे प्रिय मित्र कुल उपाध्याय और गुम्पी ने पूर्वोत्तर की हिंदी की स्थिति में काफी विस्तार से बताया। मैं भी अरुणाचल में रहा और सच कहूं तो गुम्पी जी वहां की हिंदी अधिकारी पहली हैं। मैं संभवतः पहला हिंदी अनुवादक के रूप में अरुणाचल पे मैंने सेवा दी थी और उसके बाद कानपुर गया, फिर त्रिपुरा आया, तो दोनों जगह का अंतर देखने को मिला। मैं जब 2001 में अरुणाचल आया था और 2011 में त्रिपुरा आया, तब की हिंदी और आज की हिंदी की स्थिति बहुत अलग है। तब कहीं भी मतलब त्रिपुरा की 2011 की स्थिति बताता हूं कि यहाँ पर हिंदी पे बैठकों में चर्चा तक नहीं होती थी और हिंदी पे बात ही बहुत कम होती थी और मैं जब बोलता था, लोगों को बताता तो लोग बहुत कम समझ पाते थे हिंदी। धीरे धीरे स्थितियां सुधरी। यहाँ पर लोग कम से कम बातचीत खूब करने लगे हिंदी और सौभाग्य से मुझे ऐसे अवसर मिले कि मैं लोगों की मजबूरी भी हुई कि मुझसे आके मिलते थे। और जब मैं यहाँ डीडीओ के रूप में रहा 3-4 साल यूनिवर्सिटी में, तो उनको मजबूरन मिलना पड़ता था, तो मेरे से हिंदी में ही बात करते थे और धीरे धीरे एक माहौल बनाने में सफलता मिली और त्रिपुरा विश्वविद्यालय में हिंदी का माहौल बहुत अच्छा हुआ। और पहले काफी बेहतर स्थितियां रही और बहुत काम हमको करने का मौका मिला। हमने अपने विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट थी उसको एक समय 100% के आसपास पहुंचा लिए थे कि हम तत्काल हर चीज अनुवाद करते थे। हमारी जो स्थायी उसके वेबसाइट के जो टैब थे वो स्थायी रूप से बाइलिंगुअल हो चुके थे, द्विभाषी हो चुके थे और जो पत्र निकला करते थे हम उसमें वेबसाइट में पूरा हिंदी में डाला करते थे। ये पहले की स्थिति थी। बीच में एक हिंदी प्रेमी हमारे कुलपति महोदय रहे, पता नहीं जब यहाँ पे बंगला भाषी कुलपति महोदय थे, उन्होंने बड़ा इस चीज के लिए सहयोग किया और सपोर्ट किया, हमने वो कर लिया। बीच में कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि हिंदी के काम ही नहीं हो पाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे स्थिति सुधरी और हम काम करने में सफल हुए और भी काम हिंदी का होने लगा। अब त्रिपुरा में जहां तक हिंदी की स्थिति है, तो त्रिपुरा में हिंदी का पठन पाठन जो है वो विद्यालयों में लगभग ना के बराबर है। गिनती के केंद्रीय विद्यालय हैं जहां हिंदी पढ़ाई जाती है। कुछ प्राइवेट स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है और त्रिपुरा सरकार में अगर 3 साल पहले तक कहें तो हिंदी को केवल हतोत्साहित किया जाता था। यहाँ की सरकार द्वारा हिंदी को पढ़ाने लगभग नहीं दिया जाता था। तो ऐसी स्थितियों में जो भी कर्मचारी आते थे वो उनके लिए तो भाषा ज्ञान, अक्षर ज्ञान भी बंगला से मिलती जुलती है, इसलिए अक्षर ज्ञान उनको संभव होता था। और इसी अक्षर ज्ञान का जो छोटा मोटा अक्षर ज्ञान का सहारा था, इसी सहारे को लेकर हम हिंदी में आगे बढ़े। और प्रतियोगिताएं जो हमारी रही, मैं तो ये मानूंगा कि हिंदी पखवाड़े को लेके लोग बहुत बातें कहते हैं कि हिंदी पखवाड़ा ये, हिंदी पखवाड़ा वो, उसमें तो केवल पुरस्कार बढ़ता है। लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि हिंदी, हमारे जितने भी हिंदी तर भाषी क्षेत्र हैं वहां पे यही हिंदी पखवाड़ा है जो लाचार करता है कि कुछ ना कुछ हिंदी बोले, लिखें और वो करें। पुरस्कार के लिए ही सही, लेकिन कुछ लिखते पढ़ते हैं और धीरे धीरे हिंदी से एक अपनापन क्रिएट होता है और वो हमने देखा है। और मैं इस चीज का मैं तो बहुत ही बेहतर ढंग से समर्थक हूं कि हिंदी पखवाड़े ने एक माहौल बदला है, एक वातावरण बनाया है हिंदी के पक्ष में, और खास करके हमारे विश्वविद्यालय में इसका हमको बहुत लाभ हुआ है। और हमारे साथ विश्वविद्यालय में ये स्थिति होती है कि यहाँ पर पत्र प्रतिदिन बहुत ज्यादा जाते हैं और मूल पत्राचार द्विभाषी करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि देखिए हम विश्वविद्यालय में हम 3 राजभाषा कर्मी हैं, हिंदी अधिकारी है, हिंदी अनुवादक है और हिंदी टंकक है। हिंदी टंकक की सच कहें तो जरूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि हम लिख के और फिर हिंदी टंकक को दें कि लो इसको लिखो, तो वो संभव अब नहीं होता। क्योंकि हम सब, मैं और मेरा अनुवादक, हम दोनों के दोनों लोग मतलब अनुवादक नहीं है, वर्तमान में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी हैं। तो मेरे कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हम दोनों के दोनों
संभवतः अपने टंकण स्पीड हो या टंकण के कार्य हो करने में पूर्णतः सक्षम है। हम पूरा काम हिंदी में पर्याप्त रूप में कर लेते हैं, इसलिए हमको उसकी स्थिति नहीं बनती, तो हम इन दो कर्मचारियों के मध्य हिंदी का अनुवाद कार्य होता है। अब उसके अलावा भी हम दोनों कर्मचारियों के साथ कुछ और काम जुड़ा रहता है। यहाँ विश्वविद्यालय में इस समय अधिकारियों की बहुत कमी है, तो कुछ न कुछ हमारे साथ जुड़ा रहता है। तो हम उन कामों के साथ में या उन कामों के अलावा या हिंदी के अलावा उन कामों को इन सब के साथ संयोजन हमको करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से मूल पत्राचार हमारे माध्यम से कितना बढ़ सकता है, ये सोचने की बात है। बाकी हमने प्रशिक्षण दिलाया, लोग हिंदी जान भी गए, कुछ लोग लिख भी लेते हैं, टाइपिंग भी कर लेते हैं, लेकिन उनसे मूल पत्राचार कैसे कराएं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये मेरे ख्याल से मैं ही नहीं, जितने भी हिंदीतर भाषी क्षेत्र के लोग हैं, आशीष जी यहाँ पे हैं, कुल जी हैं, गुम्पी हैं, या और भी लोग हैं, ये सब के लिए यही बहुत बड़ी चुनौती है कि आप दूसरों से मूल पत्राचार कैसे कराएं, वो भी हिंदी में कुछ पत्राचार करें ताकि हमारा पत्राचार का प्रतिशत बढ़े। ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम लोग देते हैं, यद्यपि मैंने कभी बहुत बड़ा अपना वो नहीं दिया, मैं 10-12% ही मेरा होता है जो हम लोग के द्वारा अनुवाद से हमारे हो जाते हैं। हम धारा 3-3 में जो पत्र निकलते हैं उसको हम पूरी तरह अनुदित कर लेते हैं, हमारे अनुवादक, हम मिल के हम कई बार हम संडे सैटरडे को भी जाते हैं और ये अनुवाद वाला कार्य पूरा करते हैं। वैसे हमारे विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा अनुवाद का कार्य हम 4 महीनों तक, तो चाहे मैं हूं या कुल हैं या गुम्पी हैं या आशीष हैं, हम सब लोगों को 4 महीने तो लग जाते हैं एनुअल रिपोर्ट, एनुअल अकाउंट को अनुवाद में। और हम विश्वविद्यालयों की जो अधिकारियों या अनुवादकों की जो स्थिति है वो सारी की सारी उलझ के रह जाती है कि हम एनुअल रिपोर्ट, एनुअल अकाउंट को ट्रांसलेट करें, सटीक करें। एक तो विभिन्न, बद्री जी आपका स्वागत है, आप आ गए हैं। हमारे पूर्वोत्तर में जो राजभाषा का कार्य है, उसके मतलब बद्री जी के पर्यवेक्षण में ही हम ये सब कार्य कर रहे हैं। तो मैं आगे जो कह रहा था कि जो ये एनुअल रिपोर्ट, एनुअल अकाउंट का मामला है, वो थोड़ा सा तकनीकी होता है। हम अनुवाद को किस सीमा तक ट्रांसलिटरेट करें, किस सीमा तक ट्रांसलेट करें, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हम सबके साथ आती हैं। हमारी सबसे प्रमुख जो जिम्मेदारी बनती है वो एक तो राजभाषा कार्यान्वयन की है, तिमाही रिपोर्ट की रहती है, तिमाही बैठकों की रहती है। ये सब नियमित रूप से व्यक्ति कर लेते हैं, ये हो जाता है। इनका जो कार्यान्वयन जो है, जो तिमाही में हम वो करते हैं, उसको किस ढंग से हम अपने में करें, वो सारी चीजें हम लोगों का होता है। हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको लागू कर सकें अपने यहाँ जो तिमाही बैठकों में निर्णय हो। ये थोड़ी सी उतनी सहज नहीं होती, क्योंकि निर्णय लेना तो हम 4 लोग बैठ के निर्णय ले लिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको वो करना हम दो प्राय हिंदी अधिकारी और हिंदी अनुवादक की ही सर पे आता है, तो इसलिए हम लोग के लिए थोड़ा कठिन होता है। तथापि हम नियमित रूप से लगे रहते हैं और इसको करते हैं। त्रिपुरा की जहां तक स्थिति है, हमने त्रिपुरा में राजभाषा की स्थिति में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे त्रिपुरा में जैसे भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक में सचमुच हमने देखा है कि पूर्वोत्तर में कहते हैं कि हिंदी करना कठिन है, लेकिन वहां पे देखा है, वहां 10-15 लोगों का कार्यालय है, लेकिन वो 100% पत्राचार हिंदी में कर रहे हैं, बाइलिंगुअल कर रहे हैं, द्विभाषी कर रहे हैं। ये ऐसी उपलब्धियां हमारे पूर्वोत्तर में आपको देखने को मिलेंगी। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वहां से पत्राचार बहुत कुछ हिंदी में होता है, वहां के काम हिंदी में होते हैं। और मैं एक अच्छी बात बताऊंगा, यहाँ पे कुछ समय पहले एक आईजी साहब आए थे सीआरपीएफ में, वर्मा जी ने अपने ऑफिस में एक आदेश जारी कर दिया कि इस वर्ष हमको हिंदी का पुरस्कार पाना है, सब काम हिंदी में होगा। और वास्तव में जिसको बोलते हैं क्रांति सी ले आए थे, जो मतलब ये होते थे, नोटिंग्स वगैरह होती थी, वो सब हिंदी वहां पे चालू हो गई थी। तो ऐसे क्रांतिकारी अधिकारी मिल जाएं तो निश्चित रूप से बदलाव होता है। ऐसा मैंने और भी जगह में देखा है, जैसे तमिलनाडु विश्वविद्यालय में आप लोग के साथ जुड़े होंगे, मैंने तमिलनाडु विश्वविद्यालय की स्थिति देखी है। वहां के वीसी साहब पुराने जो थे, संजय जी, वो हमेशा एक चीज कहा करते थे कि भाई
कोई निरीक्षण वाला ये सब हमसे कुछ ना कहे, आप लोग को जो काम करना है हिंदी में अधिकतम करो। तो ऐसे बोलने वाले, ऐसे सपोर्ट करने वाले मिल जाए तो हिंदी काम बहुत अच्छे से होता है और सचमुच में हम लोग करने में सफल होते हैं। और हमारे विश्वविद्यालय में भी हमने बहुत प्रयास किए हैं, तकनीकी संगोष्ठियां नियमित रूप से हम करते रहते हैं, कार्यशालाएं करते हैं। एक राष्ट्रीय संगोष्ठी की थी, राजीव भाई वगैरह आए थे हमारे यहाँ, तो वो एक बहुत बढ़िया आयोजन हुआ। और हमारे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के द्वारा भी विभिन्न गतिविधियां होती हैं, हम सब मिलके चीजों को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार राजभाषा की जो स्थिति है, मैं तो ये मानता हूं कि मौखिक रूप में राजभाषा की स्थिति बहुत ही ज्यादा सबल हुई है, पुष्ट हुई है, लेकिन लिखित हिंदी की समस्याएं हैं। आज भी लिखित हिंदी बहुत अधिक नहीं हो पाई है। लोग बैठकों में, मैं अपने विश्वविद्यालय की बात करता हूं कि अब तो पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूं कि अगर बैठक में सभी बांग्ला भाषी और यहाँ के जनजातीय समाज के लोग भी हैं तो वो आपस में बात हिंदी में कर रहे हैं। और एक बहुत बढ़िया बात पूरे पूर्वोत्तर की मैं आपको बताऊं कि पूर्वोत्तर में हो सकता है कि अन्य समाज जो है, अन्य भाषी समाज अपनी भाषाओं का प्रयोग करता है, लेकिन जनजातीय समाज चाहे किसी भी प्रदेश में हो, जब वो बाहरी लोगों से बात करता है तो वो हिंदी का प्रयोग करता है। जैसे त्रिपुरा में मुख्य रूप से बांग्ला भाषा बोली जाती है, लेकिन जब जनजातीय समाज लोगों की से आपस में कम्युनिकेट करेगा किसी भी अन्य भाषा से, तो वो हिंदी में करता है। ऐसी ही स्थिति अन्य प्रांतों में भी है। आप असम में चले जाएंगे तो असम में वैसे तो अहोमिया ज्यादा वार्तालाप के रूप में है, लेकिन जनजातीय समाज उसको हिंदी में ही वो करता है। कुछ देर बात कर रहा हूँ, बोल दो। तो अब मैं और बहुत अधिक आप लोग का समय नहीं लूंगा। हमारे पास बद्री जी को सुनना है और देवेंद्र जी को सुनना है, तो इतनी ही बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, मतलब राजभाषा कार्यान्वयन में, क्योंकि ये तो सर्वविदित है कि हमारे राजभाषा कर्मी जिस भी संस्थान में है वो सीमित संख्या में है और सारा कार्यान्वयन का दायित्व हम ही लोग पे होता है। तो जो नई नई तकनीकी आ रही है सर, उससे हम काफी कुछ अपने काम के बोझ को हल्का कर सकते हैं। जैसा आपने एक चीज कही है कि वार्षिक रिपोर्ट जो तैयार कर रहे हैं आप, तो वो हर साल होती है और वो काफी मोटी, काफी बल्क में होती है। तो जो एक कंठस्थ सॉफ्टवेयर जो आया है, जो भारत सरकार का, ये गृह मंत्रालय का है, तो उसके जरिए अगर हम एक बार जो हम अनुवाद कर रहे हैं वो कंठस्थ में एक बार हमने उसमें डाल दिया, तो अगला जो हम वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे तो हमको काफी मदद मिल जाएगी सर। और इसी तरह धारा 3(3) का भी जो हम लोगों को ट्रांसलेशन करना पड़ता है, जो 14 दस्तावेज हैं हमारे, तो उसका भी अगर हम टेम्पलेट तैयार कर लें तो उससे भी हमारा काम का बोझ काफी हल्का हो सकता है। तो आपकी जो आपने राजभाषा संबंधित जो भी समस्याएं थी और उसका निराकरण जो आपने बताया, काफी अच्छा बताया है। तो मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर देवेंद्र तिवारी जी, जो धीमापुर बद्री यादव जी भी आ चुके हैं जी, बद्री यादव जी भी आ चुके हैं। बद्री जी से, चूंकि वो कार्यान्वयन से जुड़े हुए हैं, उनको अंतिम में समीक्षात्मक अपना वक्तव्य और समीक्षा वर्ग, ये उनको लास्ट में रखेंगे। अभी हम डॉक्टर देवेंद्र तिवारी जी को आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर देवेंद्र तिवारी जी, नमस्कार आप सभी को। मेरे से पूर्व हमारी मैडम गुम्पी जी और उपाध्याय साहब और मुनीन्द्र मिश्र जी ने भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजभाषा की चुनौतियों और समाधान के बारे में बहुत कुछ बताया। और इस क्षेत्र में तो लगभग 8 राज्यों, जैसा कि उन्होंने बताया कि 7 सिस्टर और 1 ब्रदर, 8 राज्यों में जो भाषाई स्थिति है, और यहाँ पर लगभग जो हमारे 8 राज्य हैं, यहाँ बहुत सारी गिनी चुनी मिल करके लगभग 200 भाषाएं और बोलियां इत्यादि बोली जा रही हैं। मेरा ट्रांसफर हिमाचल प्रदेश से जैसे ही यहाँ 2019 में हुआ अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि हमारी जो ये परियोजना है ये देश की सबसे बड़ी 2000 मेगावाट की परियोजना है। मैं एनएचपीसी में कार्यरत हूँ। राइट बैंक जो पड़ता है वो अरुणाचल प्रदेश में, लेफ्ट बैंक जो है वो
आसाम में है। तो दोनों राज्यों के लोग हमारे यहाँ कार्यरत हैं, आसाम के भी और अरुणाचल के भी। इनको जब मैं नया ज्वाइन किया तो यहाँ पर आज तक कभी हिंदी से संबंधित कोई व्यक्ति आया नहीं था। मैं प्रबंधक राजभाषा और हमारे न अधीनस्थ कोई व्यक्ति है, हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठते हैं और लगभग 16 के आसपास जनरल मैनेजर बैठते हैं। तो जब यहाँ आया तो लोग कहने लगे कि यार हिंदी साहब भी यहाँ पर कोई आ गया है, कि हिंदी साहब अब हमको हिंदी सिखाएगा। तो लगभग जैसे हमारे कुल उपाध्याय जी ने और आदरणीय मुनीन्द्र जी ने बताया, तो हमने भी प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ के माध्यम से लोगों को जोड़ना शुरू किया और धीरे धीरे करके उनको सिखाना शुरू किया वर्णमाला के माध्यम से। और लगभग 17 लोगों ने एक बार पास किया, 33 लोगों ने एक बार पास किया। चुनौतियां शुरू में बहुत ज्यादा थी और हमारा कार्यालय ऐसा है, कोई हाथ से नोट नहीं लिखते, हमारे यहाँ टोटली ई ऑफिस है। ई ऑफिस में मैं अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को भेजता हूँ, आगे वो उनको भेजते हैं, फिर वापस वो मुड़ के हमारे पास ही आ जाता है। और उसमें हमें सबसे ज्यादा दिक्कत थी। फिर हमने गूगल वॉइस टाइपिंग के माध्यम से अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हमारे कार्यपालक निदेशक हैं उनसे निवेदन किया कि साहब इस प्रकार का एक जो ये वॉइस का जो लॉगिटेक का हमने सब लोगों को, चाहे किसी भी क्षेत्र का किसी भी कैडर का व्यक्ति था, उन सबको ये दिया। और जैसे बता रहे थे कि मेजी कार्यशालाएं की, प्रत्येक विभाग में जाकर के उनके अपना जो उनके महाप्रबंधक हैं, जो उप महाप्रबंधक हैं, उनको विश्वास में लेकर के 2-2, 3-3 लोगों को समय लेकर के मेजी कार्यशालाओं के माध्यम, यानी मेजी कार्यशाला मतलब मेज पर जाकर के उनको जाके बताया कि साहब ऐसा है। शुरू में जो हमारे यहाँ पर ज्यादातर यहाँ पर आसाम के, बंगाल के, उड़ीसा के और अरुणाचल के यहाँ के लोग बहुत कार्यरत हैं, अधिकारी वर्ग में भी और नीचे कार्मिक में भी। और लगभग जो श्रमिक है उनसे हमारा वास्ता नहीं रहता, जो रेगुलर एम्प्लॉय उन्हीं से वास्ता रहता है। तो गूगल वॉइस टाइपिंग से बहुत लाभ हुआ। उनको बताया कि आप ऐसा करो, साथ में एक बोलो लिखो ऐप, वो सबके मोबाइल पर हमने कहा आप इसको डालिए। और साथ साथ मासिक बैठक, प्रत्येक विभाग में मासिक बैठकें आयोजित की। जो जैसे बोल रहा है हिंदी, टूटी फूटी मिली जुली भाषाओं का प्रयोग करके, कोई असमिया बोला था, शुरू में उसको हिंदी नहीं आती थी, धीरे धीरे वो बोलना लग गया, साहब आ रहा है, मैडम आ रहा है, तो हमने उनको बताया व्याकरण की दृष्टि से ऐसे है। अब धीरे धीरे जो, और उन्हीं में से थोड़ा मोड़ा जो व्यक्ति जान रहे थे शुरू में, जो यहाँ के क्लेरिकल स्टाफ के थे या दूसरे हमारे अदर जो संवर्ग के हमारे अधिकारी थे, उनको भी हमने उसमें शामिल किया। उनको एक एक व्यक्ति को हमने संयोजक बना दिया उस डिपार्टमेंट का, हिंदी कोऑर्डिनेटर। और इसके बाद जब मासिक बैठकें की और उस समन्वयकों के माध्यम से उनसे मासिक बैठकें उनके विभाग की ली, और उनके जो मासिक बैठकों के बाद जो उनकी तिमाही रिपोर्ट हमारे पास आई, हमने उनका फिर समावेश किया और एडिटिंग करके जब हम उसको बनाते थे तो उससे ये लाभ होने लग गया कि धीरे धीरे जब पत्राचार था नहीं, आज पत्राचार लगभग जो सही पत्राचार है, अभी 5 तारीख को हमारे यहाँ संसदीय राजभाषा समिति का भी निरीक्षण हुआ था। तो अभी जो वर्तमान में है लगभग 64% हिंदी में नोटिंग है और 75% की टाइपिंग। और हमारे यहाँ क्या है कि जो हिंदीतर भाषी कार्मिकों के लिए एक प्रोत्साहन योजना है नोटिंग ड्राफ्टिंग। जो भी हिंदीतर भाषी कार्मिक हैं, अगर वो 8000 से अधिक शब्द लिखते हैं प्रत्येक वित्त वर्ष में, तो हम लोग उनको 5000 रुपए का नगद पुरस्कार देते हैं। तो ये भी एक होड़ लगी रहती है। दूसरा हमारे यहाँ एक है कि हमने बच्चों के लिए भी प्रोत्साहन योजना रखी कि यदि आपके बच्चे 10वीं में पढ़ते हैं और वो अगर 70% से ऊपर अंक लाते हैं तो 1200 रुपए, और 80% से ऊपर अंक लाते हैं तो 1500 रुपए, और 90% ऊपर अंक लाते हैं तो 2000 रुपए, और साथ साथ अगर उससे ज्यादा ला रहे हैं तो 2500 रुपए हम प्रत्येक व्यक्ति को प्रमाण पत्र भी देते हैं, पुस्तक भी देते हैं, और ये रखा है। और बच्चों के लिए हमने बच्चों की एक संगोष्ठी 1 तिमाही में कर रहे थे, बीच में कोविड आ गया, उसके कारण हो नहीं पाई, लेकिन हमने उसको ऑनलाइन भी शुरू कर दिया। बच्चे अपने घर से रचनाएं भेज रहे हैं, कुछ भी हिंदी में लिख रहे हैं और वार्तालाप कर रहे हैं। बच्चों के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता रखे ताकि उनके माँ बाप को भी बच्चों को सिखाने के प्रति लगन रहे। और जो हिंदीतर भाषी कार्मिक हैं, यदि वो हिंदी में टंकण का कार्य करते हैं, तो बहुत सारे हमारे थे जिनका प्रमोशन हुआ, वो आशुलिपिक बन गए, स्टेनो बने, लगभग 7 लोग बने। उसमें अरुणाचल के थे 5 और 2 थे आसाम के। तो उन लोगों को भी हमने हिंदी में इंस्क्रिप्ट के माध्यम से, फोनोटिक के माध्यम से टाइपिंग सिखाई, और आज भी अच्छे टाइपिंग अब कर ले रहे हैं। और धीरे धीरे ये हुआ कि आज हमारी स्थिति जो है वो धीरे धीरे अब बढ़ रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो थी वो असमिया भाषा जो थी बहुत ज्यादा संपर्क में थी। और यहाँ पर जो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बंगला, नेपाली, मणिपुरी, अंग्रेजी, खासी, गारो, निशी, मोनपा, बांगचू, नामगीच और भूटिया गिनते इन 8 राज्यों में लगभग 200 भाषाएं
और बोलियां हैं, और विविधताओं के कारण इस अंचल को भाषाओं की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। और इसके बारे में, क्योंकि मूलतः संविधान की 8वीं अनुसूची में यहाँ पर सिर्फ 3 भाषाएं हैं, असमिया, बोडो और मणिपुरी। बोडो की लिपि तो जरूर देवनागरी है, बट परंतु उसमें हम लोग बोल नहीं पाते इतना, वो लोग ज्यादा अच्छी तरह से कर लेते हैं। अरुणाचल, असम और सिक्किम को छोड़कर जो अन्य राज्य हैं, जैसे हमारे मुनींद्र जी ने बताया, त्रिपुरा इत्यादि में सरकारी कामकाज भी लगभग अंग्रेजी में होता है। तो वहां के व्यक्ति भी धीरे धीरे अब हिंदी में हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से जो इसकी संभावनाएं हैं वर्तमान में, अब जब शिक्षित युवा वर्ग जो यहाँ का है, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, हम वो यहाँ पर जो IIT करके आते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करके आते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हमारे यहाँ आते हैं, तो सबसे पहले हम उनका भी एक दिन की शुरुआत में उनको हिंदी की क्लास में किसको क्या आता है नहीं आता है उनसे पूछते हैं और बताते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो दिल्ली या इधर पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में पढ़ते हैं वो भी हिंदी में अब सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं की जब से दृष्टि बन रही है, इसके बाद अब उनकी हिंदी सीखने में प्रयास जो है काफी अच्छे हो रहे हैं। चुनौतियां तो हमारे आदरणीय उपाध्याय जी ने बताई बहुत हैं, बट हमें यही है कि हम सब इस ओर में बड़ी सहिष्णुता के साथ और बड़ी सूझबूझ के साथ उनको शामिल करते हुए, उनको विभिन्न प्रकार के, जैसे हम लोग कार्यशाला के माध्यम से भी उनको अलग अलग पारितोषिक दे करके प्रश्न मंच भी रखते हैं कार्मिकों के बीच में, उसमें हिंदी के वर्णों का प्रश्न मंच रखते हैं, स्वरों का रखते हैं प्रत्येक तिमाही में, ताकि प्रश्न मंच के माध्यम से उनमें होड़ लगते हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, भले ही 500, 300, 200 का पुरस्कार हो, तो अगर उनको मिलता है और उनके विभाग में सर्वप्रथम जो उनका विभाग आता है, तो उनके जो महाप्रबंधक हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी बोलते हुए हमारे विभाग से होना चाहिए, तुम सब तैयारी करो। तो छोटे छोटे जो प्रयास हैं ये निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। और भारत सरकार की भी यही है कि प्रेरणा और प्रोत्साहन, यदि हम प्रेरणा और प्रोत्साहन के माध्यम से, जैसा साहब बता रहे थे हमारे उपाध्याय साहब, मुनींद्र जी और मैडम, क्योंकि ये सब बलपूर्वक या हम उनको धमका कर बहला कर नहीं कर सकते, हर व्यक्ति बहुत जानकार है। और निश्चित रूप से अरुणाचल में और यहाँ पर तो हिंदी का ठीक है, थोड़ा लिंग प्रॉब्लम रहती है, उनको बोलने में शुरू में दिक्कत रहती, लेकिन धीरे धीरे जब वो पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, और हम ये व्यवस्था भी करें कि हिंदी के समाचार पत्र और हिंदी की पत्र पत्रिकाएं आज तक है, अनुवाद है, और महिलाओं के लिए जो एक महिला विधि भारती है, जो अन्य पत्र पत्रिकाएं हैं जिसमें महिलाओं के ज्ञानवर्धन के लिए आती हैं, इस प्रकार का भी यदि हम रखेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी महिलाएं हैं, जो मातृशक्ति हैं, जो हमारे कार्मिक हैं, उनके परिवारजनों को भी लगेगा। और उनमें हम कार्यशालाओं, जो हम महिलाओं के लिए भी एक छोटा कार्यक्रम कर सकते हैं, बजट व्यवस्था अपने स्तर पर की जा सकती है, ताकि उसमें हमारे कार्मिक हैं, हमारे अधिकारी हैं, उनकी महिलाएं भी आए, भले वो हिंदी भाषी हों, और वो निश्चित रूप से जो है उससे हमारे कार्यालय को लाभ मिलेगा। यदि किसी अधिकारी की उनकी वाइफ या उनकी पत्नी अगर किसी पुरस्कार पाती हैं, तो निश्चित रूप से अधिकारी भी इस ओर प्रेरित होते हैं कि हमें इस ओर अधिक से अधिक काम करना होगा। तो मेरे जो पूर्वत मेरे विद्वजन थे, सभी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से राजभाषा के कार्य में अपना जो है योगदान दिया। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और मुझे इस आज की कार्यशाला के लिए आप सबने जो है अवसर प्रदान किया। आदरणीय बहुगुणा जी का, रावत जी का, श्याम बाबू जी का हृदय से आभार, और आदरणीय बद्री यादव जी का, क्योंकि हम लोग उनसे बराबर परिचर्चा करते हैं। हमारे उत्तर क्षेत्र के वो सहायक निदेशक राजभाषा हैं गुवाहाटी क्षेत्र में, और हम सदैव NHPC की ओर से भी उनका जहां तक है सहायता करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद सर। आपने एक मुद्दा उठाया था कि वो ऑफिस का, तो मैंने एक लिंक आपको इसमें चैट बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपके ऑफिस में जो ऑफिस में कोई भी समस्या आ रही है उनको, तो या तो अगर आपके स्तर से अगर हो जा रही है तो वो तो ठीक है, काफी अच्छा है। क्योंकि हम लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो ऑफिस में पूरी मैंने एक सीरीज अपने YouTube पे डाली हुई है। और इस समय मेरा जो अभी लेटेस्ट चल रहा है डाउट्स, तो जो भी डाउट्स हैं उनके, उसकी भी एक सीरीज मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। 2-3 सीरीज अभी लॉन्च हुई है मेरी, कि जैसे डायराइस से संबंधित जो भी समस्या है,
फिर ई फाइल से संबंधित अभी नया डला है मेरा, फिर उस सेटिंग से संबंधित या ईमेल के द्वारा टायराइज करने का, तो इससे संबंधित ई ऑफिस से संबंधित जो भी समस्या हो जी, तो आप, मैंने लिंक दे दिया है, आप उसको या तो कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है जी जी तो जी। वो अपने जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको आपको वो हिंदी में, सरल हिंदी में मैंने बड़े अच्छे तरीके से उसको समझाया है जी, बहुत धन्यवाद मेरा ब्लॉग भी है तकनीकी समाधान से जी, बहुत धन्यवाद ये उस पर भी आप एक बार जरूर जाइए जी, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। अब मैं आखिरी वक्ता के रूप में अपने आदरणीय जो राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े हुए हैं श्री बद्री यादव जी, आप गुवाहाटी असम से हैं, तो आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप सबका, जो जितने भी हमारे वक्ता, 4 वक्ता हैं, उनकी समीक्षा करते हुए अपना वक्तव्य दें। श्री बद्री यादव जी। बहुत बहुत शुक्रिया महोदय। आदरणीय इस वेबिनार के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े सभी विद्वज्जन, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राजभाषा सेवी, मैं चूंकि विलम्ब से जुड़ा हूं, बाकी 3 वक्ताओं को सुन नहीं पाया हूं। मेरे ध्यान नॉर्थ ईस्ट में हिंदी की कुछ चुनौतियां हैं, उसको हम अगर चुनौतियों का रूप न लें, उसको हम किन्हीं दूसरे शब्दों में रूपायित करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। सबसे पहले तो हम सकारात्मक की तरफ आएंगे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंदी के सकारात्मक पहलू क्या हैं। नंबर 1, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी राज्यों में कार्यरत है और बहुत बढ़िया योगदान वो शुरू से ही देती रही है, और बहुत सारे स्थानीय युवक युवतियां उसमें जो हिंदीतर भाषी हैं वो हिंदी में अध्ययन करते हैं और बाद में वो अध्यापक के रूप में भी सेवा प्रदान करते हैं। तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है जो काफी हिंदी को बढ़ावा देने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं लाऊंगा कि यहाँ पर जो फौज है, डिफेंस के लोग हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में मुझे लगता है अधिक से अधिक तैनाती है, और अधिक से अधिक तैनाती होने की वजह से पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो भी कर्मी हैं, सेवी हैं, अधिकारी हैं, उनके बीच में 99% हिंदी का प्रयोग किया जाता है। और वो जहाँ भी फौज के लोग जाते हैं, डिफेंस के लोग जाते हैं, वहाँ पर वो अपने अगल बगल जितनी भी बस्तियाँ होती हैं, जो सोसाइटियाँ होती हैं, जो बैठकें होती हैं, बड़ी बड़ी सम्मेलन होते हैं, संगोष्ठियाँ होती हैं, कैंप इत्यादि लगाए जाते हैं, उसमें वो 100% हिंदी का प्रयोग करते हैं। उससे उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छी प्रगति देखने को मिलती है, अच्छी प्रगति होती है। इसके बाद आप फौज के अलावा आप जाएं, जो यहाँ पर मीडिया है, पहले मीडिया केवल एक आध राज्य तक पहुंच पाती थी। आप उसमें गुवाहाटी का नाम ले सकते हैं, असम का नाम, जो कि असम की कैपिटल है दिसपुर। लेकिन आज स्थिति यह है, आप असम के अलावा जो अन्य राज्य हैं, आप मणिपुर की राजधानी इम्फाल में जाएंगे, मिजोरम में जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, सिक्किम में जाएंगे, मेघालय में जाएंगे, त्रिपुरा में जाएंगे, यहाँ मीडिया का पूरा जाल बिछ गया है। पहले मीडिया वाले वहां नहीं पहुंच पाते थे, अब मीडिया गई तो हिंदी ले गई। न सिर्फ हिंदी ले गई, वो स्थानीय भाषाओं का भी काफी प्रचार प्रसार किया। और इस तरह से मीडिया आने के बाद और तमाम जो धारावाहिक हमारे बीच में काफी लोक कथाओं से संबंधित तमाम लोक प्रचलित कथाएं हैं, गीत हैं, संगीत हैं, इसके माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार काफी हुआ। तो मीडिया के साथ साथ जो स्थानीय टीवी के चैनल हैं, ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है
कि असम के साथ साथ आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, मणिपुर में जाएंगे, इवन आप त्रिपुरा में जाएंगे, मेघालय में जाएंगे, सिक्किम में जाएंगे, तो उस राज्य में भी जो टीवी के चैनल हैं, जो प्राइवेट चैनल हैं, वो भी हिंदी के बहुत सारे कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं और इससे हिंदी के प्रचार प्रसार में काफी वृद्धि हुई है। महोदय, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हिंदी के दो रूप हैं, एक बोलचाल के और दूसरे लिखित। बोलचाल के रूप में आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैमरा ऑफ कर दीजिए। आप चाहे गांव क्षेत्र में चले जाइए, शहर में चले जाइए, बोलचाल के रूप में हिंदी का प्रयोग मुझे लग रहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में 75% से भी ज्यादा हो रहा है जी। इसके बाद जहाँ तक लिखित की बात है, तो यहाँ पर जो शिक्षण संस्थाएं हैं, इसमें जो 7-8 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर हिंदी अध्ययन अध्यापन काफी जोर पकड़ रहा है और काफी हद तक लोग पीएचडी कर रहे हैं और उसमें स्थानीय युवक युवतियाँ काफी सक्रिय हैं। तो जो विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विद्यालय हैं, यहाँ पर हिंदी का पठन पाठन काफी हद तक हो रहा है। एक चीज थोड़ी सी मुझे जरूर खटकती है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पहले की अपेक्षा हिंदी के मामले में काफी जागरूक है। जैसे नागालैंड का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। नागालैंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने मैट्रिक तक हिंदी की पढ़ाई कंपलसरी कर दी। इसी तरह से आप अरुणाचल में जाएंगे, वहां पर 10+2 तक पढ़ाई होती है। असम में भी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप केवल क्लास 8 तक ही पढ़ें। सिक्किम में तो सारी सुविधाएं हैं ही। तो इस तरह से पूर्वोत्तर क्षेत्र में अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र काफी व्यापक हुआ है और यहाँ पर सभी लोग मुख्य धारा से धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हिंदी का काफी यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ है। जहाँ तक कार्य की बात है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है, अब हम मुख्य मुद्दे की तरफ आते हैं। मानवर यहाँ पर बहुत सारे हिंदी सेवी आए। यहाँ पर मैं एक बार फिर दो तरह की बात करना चाहूंगा। यहाँ पर दो तरह के राजभाषा सेवी मिलेंगे। एक जो अस्थायी रूप से किसी संस्था में जुड़े हुए हैं, जो अस्थायी रूप से यहाँ पर कार्यरत है, जिनका स्थानांतरण नहीं होता है, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए और इस तरह से कोई संस्थाएं हो गई। और ऐसी संस्थाएं हैं जो स्थानांतरण पर आते जाते रहते हैं, जैसे डिफेंस से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा राजभाषा विभाग से जुड़े हुए लोग, जैसे रीजनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफिस है। रीजनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफिस पूरे देश में 8 हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1 है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ये चीज देखने में आता है कि ज्यादातर लोग, ज्यादातर की बात मैं कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूँ, वो इसको पेशे से लेते हैं और पेशे के रूप में यहाँ कार्यभार ग्रहण करते हैं। और कार्यभार ग्रहण करने के साथ साथ उनका मुख्य उद्देश्य होता है कितना जल्दी हम यहाँ से अपना कोरम पूरा करके और स्थानांतरण पा लें। जी जी, उनका सबसे पहला उद्देश्य होता है। जी सर। सर क्षमा चाह रहे हैं क्योंकि 7:30 बज गए हैं। हम लोग का 7 बजे तक का ही कार्यक्रम होता है। अब चूंकि 5 वक्ता थे हमारे, तो इसलिए थोड़ा समय हम लोगों ने एक्स्ट्रा दिया है। तो फिर आगे हम आपसे फिर इस बारे में आपका मार्गदर्शन लेंगे। तो मैं 1 मिनट और चाहूंगा। जी सर, जी सर। कंक्लूजन करने के लिए। जी सर, जी सर। श्रीमान सभी ज्ञानी हैं, सभी के बातों का महत्व है और सबके विचारों में मतैक्य भी हो सकता है, बावजूद इसके ऐक्य है, एकता है। आज हम पहले से काफी मजबूत स्थिति में हैं। आज हम समस्याओं पर विचार नहीं करके अगर हम सकारात्मक पहलू को उजागर करते हुए आगे बढ़ें, और जैसा कि आप देख रहे हैं आज पूरब क्या आप दक्षिण भारत में भी आप जाएंगे तो काफी तरक्की हो रही है भाषा की। और जो नई शिक्षा नीति है उसमें तो हमारी सरकार ने पूरी पोल ही खोल दी है, उसमें नई व्याख्या की आवश्यकता है।
तो मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करूंगा। अनेक बुद्धिजन हैं, मेरे अपने विचार थे। आज हम सब लोग एक हैं, इसी बात की खुशी है। आज यह हिंदी वह हिंदी है जिसमें सारी भाषाओं से जुड़े हुए लोग हैं, सभी सोसाइटी के लोग हैं, सभी राज्यों के लोग हैं, सभी विचारधाराओं के लोग हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर विश्वनाथ झा जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी बातें, अब चूंकि समय काफी हो गया है तो फिर भी मैं में 2 मिनट में। हाँ सर, झा सर आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद श्याम बाबू शर्मा जी। सभी मित्रों को नमस्कार। बद्री से बहुत दिनों के बाद रूबरू हुआ हूँ, भले ही वर्चुअल मीडियम से हुआ हूँ। बद्री, आशा है आप स्वस्थ होंगे। आपकी बात से लगी रहा आप स्वस्थ हैं, मौजे हैं। इस बैठक ने मुझे 3 पुराने मित्रों से फिर से मिलाया, गुम्पी से मिलाया, कुल से मिलाया जो कभी हमारा साथी हुआ करता था, आज विश्वविद्यालय की सेवा में है। इस कार्यक्रम की खासियत ये रही कि 5 में से 3 वक्ता आपके विश्वविद्यालय से संबंधित। गुम्पी मूसो, वैसे मूसो नहीं है, डूसो। श्याम बाबू शर्मा जी, जस्ट 1 मिनट में कहना चाहूंगा, वो अंग था, ग ख ग घ ng अंग। हम अपनी मान्यता में मानकर चलते हैं कि अंग से कोई शब्द बन ही नहीं सकता, इसलिए अंग का बिंदु हटके वो ड बन गया। जी जी, और वो आपके पोस्टर में पहुंच गया डूसो के रूप में, और हमने उसे डूसो के रूप में पढ़ लिया। नहीं, हमने उसको बाद में सुधार दिया था, बैनर में ठीक कर दिया था। तो प्रोनाउंसिएशन में वो डूसो ही है। जी 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 जी। नहीं, ये थोड़ा सा संवेदनशील मुद्दा हो जाता है, जैसे कि गुम्पी के वक्तव्य से भी हमें पता चला। जी। नवीन जी, हमारे मुनींद्र जी, कुल, गुम्पी, और मुझे अच्छा लगा एक युवा चेहरा जो है दिमागी में, और बड़े उत्साह के साथ हिंदी का कार्यान्वयन कर रहा है। आप जैसे युवाओं के भरोसे ही जो सकारात्मक हैं, अच्छा चिंतन करते हैं, अपने एक काम करने के मूल तरीके विकसित करते हैं, हमें विश्वास है कि हम आगे रहेंगे। मुझे इस बात का दुख है कि दक्षिण भारत के साथ जब चुनौतियों और समस्याओं की बात हो रही तो बहुत अनिवार्य कारणों से मैं जुड़ नहीं पाया। मुझे जुड़ने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि लगभग 16 साल मैंने भी दक्षिण भारत में बिताए हैं। पूर्वोत्तर से भी सबका पढ़ा है, राजीव गांधी विश्वविद्यालय से भी आता जाता रहा हूँ। काफी अच्छा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। मैं इसमें सिर्फ 2 टिप्पणी देना चाहता हूँ। पहला, श्याम बाबू जी, की कार्यक्रम हम लोग करते हैं तो हम लोग खुद ही नहीं कहेंगे कि हमारा कार्यक्रम काफी सफल, ये हमारे श्रोता और हमारे लेने वाले हैं, उनकी तरफ से ये टिप्पणी आए कि हमारा कार्यक्रम सफल रहा, तो हम ये मानकर चलेंगे कि हमारा कार्यक्रम सफल रहा है। और दूसरा कि वक्ताओं की संख्या ज्यादा ना करें, क्योंकि समय की सीमा रहती नहीं है। आप देखिए कि एक समय हमारे साथ लगभग 20 लोग जुड़े हुए थे, और अभी हम 9 या 10 लोग हैं। कि आज की व्यस्तता भरी जिंदगी में समय किसी के पास, सारे लोग 10 अदर्स मुझे दिखाई पड़ रहा है, यू एंड 10 अदर्स मुझे अभी दिखाई पड़ रहा है। बहुगुणा साहब, क्षमा चाहूंगा, हो सकता है मेरे साथ सिस्टम कुछ अलग बात कह रहा हो, और आप चूंकि प्रशासक हैं इसलिए आपको सिस्टम कुछ अलग कह रहा होगा। नहीं सर, 18 ही है, 18 सम हमको मिला के सर, जी, पटल पर जितने लोग हैं उनको। हाँ, तो हम लोग पटल पर ये कार्यक्रम, चाहे 10 लोग बैठे या 20 लोग जुड़े या 100 लोग जुड़े, हमारा प्रयास है, हम इस प्रयास को आगे बढ़ाते रह रहे हैं। ये हमारे लिए आत्मतुष्टि का विषय है। बिल्कुल। हम गुरुदेव की उन पंक्तियों को याद करते हैं कि यदि तो डाक सुने के ना आते, अब एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो। बहुत बढ़िया। हम ये अलख जगाए हुए हैं। श्याम बाबू जी ने जब ई ऑफिस की बात की, मैं आपके ब्लॉग्स को भी पढ़ रहा हूँ, अपने विस्तृत अनुभव में हमने यही पाया कि सभी कार्यालयों की एक आम समस्या है कि जो हम ईमेल भेज रहे हैं, ईमेलों का हिसाब किताब,
कितने हिंदी में गए, कितने अंग्रेजी में गए, वो हमारा हिंदी सेल वाला अधिकारी कैसे करे, क्योंकि वो बेचारा अकेला बैठा हुआ है और सारी चीजें, क्योंकि ईमेल व्यक्तिगत तौर पर अधिकारी कर्मचारी कर रहा है और उसकी सूचना राजभाषा अनुभाग को नहीं है। इसलिए इस पर अगर कोई समाधान आप दे सके तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जुड़ता रहता हूँ, समस्या अनंत है और सबसे बड़ी समस्या अब राजभाषा विभाग से सेवानिवृत्ति के बाद, लगभग 40 साल की सेवा के बाद, संयुक्त निदेशक पद तक पहुंचने के बाद, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हिंदी के साथ सबसे बड़ा छल ये किया गया, इसके साथ पैसे को जोड़ दिया गया। इतना करो तो ये मिलेगा, इतना करो तो ये मिलेगा, इतना करो तो ये मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं करूंगा। ये जो एक त्रासदी जुड़ी हुई है, इस त्रासदी के कारण ही हिंदी आज तक अपने उस मुकाम तक नहीं पहुंची है जिस तक उसे पहुंचना चाहिए। हाँ, हमारे सामने लक्ष्य होते हैं, सारे निरीक्षणकर्ता हमें लक्ष्य की याद दिलाते हैं, नहीं होने पर खरी खोटी सुनाते हैं, लेकिन लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे पास कोई बंधन नहीं है। उस समय कहते हैं कि भाई प्रेम से करो, सद्भावना से करो, प्रेरणा से करो, प्रोत्साहन से करो। सठे साठ्यम तमहा जरे, कभी कभी ऐसा होना होता है। बहरहाल हम एक स्वैच्छिक संस्था के रूप में तकनीकी समूह के तौर पर हम इस तकनीकी जागृति की ओर बढ़ रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा सार है और यही हमारी उपलब्धि होने पर अच्छा लगता है। मोनिन जी को बहुत दिनों के बाद देखा। मोनिन जी, आज आप वक्ता थे इसीलिए आए हैं, वक्ता नहीं रहते तो संभवतः नहीं आते। नहीं, ऐसा नहीं है ना। सच कहूं तो पिछला 4-5 महीना इतना व्यस्तताओं वाला गुजरा है कि मैं अब क्या बताऊं। मतलब इतना कार्यालय में अभी आज भी मैं 4 बजे समझ पा रहा हूँ। गुम्पी, मुझे सुन रही हैं आप? गुम्पी हैं? बिल्कुल हैं। गुम्पी जी से मैं अनुरोध, धन्यवाद झा साहब आपका। गुम्पी जी से एक विनम्र अनुरोध है कि एक बार अपने नाम का उच्चारण जरा सही ढंग से हमको समझा दें, ताकि वही मैं गुम्पी से अनुरोध करने जा रहा था। हाँ, ताकि हम अगली बार से उसको सही ढंग से उच्चारण कर सकें, क्योंकि हम लोग कई क्षेत्रों में हैं और हमारे वहाँ जो अंग का पंचम जो अक्षर है, आमतौर पर जो अंग है, तो वो पहले उच्चारण नहीं हो सकता उससे। जैसे आधा र का उच्चारण पहले नहीं होता है, लेकिन आपके भाषा में उसको पहले उच्चारण हो रहा है उसका, तो उसका उच्चारण किस तरह से करेंगे हम? आवाज साफ नहीं आ रही। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा आराम से। वीडियो बंद करके गुम्पी बोलो। नहीं, वीडियो बंद करो तो शायद आवाज साफ आएगी। गुम्पी, हेलो, अभी हाँ, वीडियो बंद करके बोलो तो शायद आवाज साफ। ठीक है, अभी ठीक है, अब ठीक है। अभी ठीक है। हाँ जी, हाँ, ये आप कह रहे हैं सर, ये जो अंग जो है वो वर्णमाला में जो अंग है वो देवनागरी में जिस खड़ी बोली की हम बात कर रहे हैं उसमें इसका प्रयोग आज के दिन में लगभग लुप्त है। हम पुराने पुस्तकों में ही कहीं हम देखते हैं कि गंगा साथ ये अंग है, परंतु जो हमारी बोली है यहाँ में सबसे ज्यादा अगर किस वर्णमाला, देवनागरी में सबसे ज्यादा जिस वर्णमाला का प्रयोग होता है वो अंग ही है। और इसको जब तक आप सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाएंगे तब तक आप मूसो नहीं कह पाएंगे, आप दूसो ही कहेंगे। तो ये जो है एन जी का अर्थ होता है हमारे में अंग, मूसो। अच्छा, हाँ, वीडियो ऑन कर लो, क्योंकि टुकुर वाला जो तुमने बोला है तो अब हमारे श्याम जी दिख रहे हैं अभी भी। निहारना चलता रहे। तो एक वाक्य में यहाँ जोड़ना चाहूंगा। अभी आप जो कह रहे थे कि हिंदी में अंग का उच्चारण शब्द के आरंभ में नहीं होता है, इस धारणा से आपको बाहर निकलना होगा सबसे पहले। हाँ। उसके बाद ही आप मूसो का उच्चारण कर पाएंगे। आप इस बात को थोड़ी देर के लिए
हाँ बिल्कुल। अभी तक मैं जो पढ़ता आया हूँ, जो प्रयोग करता आया हूँ, वहां तक की बात कर रहा हूँ। आज मुझे पहली बार पता चला कि ऐसा भी होता है। तो वास्तव में हमें ये भी सीखना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग अपनी वैश्विक हिंदी परिवार के उधर से कार्यक्रम करते हैं, तो कई बार ताजिकिस्तान और वहां से जो भी लोग जुड़ते हैं तो हमें उनका उच्चारण नहीं आता, तो कई बार पूछना पड़ता है कि इसका उच्चारण किस तरह से करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी देखिए हमारे साथ चाचा निंगी जी भी जुड़े हुए हैं, तो उनके नाम के उत्तरोत्तर हिस्से में अंगा है जी, अंगा है निंगी निंगी नहीं, शब्द के मध्य में या अंत में अगर अंगा हो तब तो कोई समस्या नहीं आती, वो हम उच्चारण कर लेते। लेकिन शब्द के आरंभ में अगर अंगा हो तब हमें दिक्कत आती है। जैसे हम लोग जैसे स्कूल बोल सकते हैं, लेकिन पंजाबी और जो हरियाणवी है वो स्कूल नहीं बोलते, वो स्कूल ही बोलेंगे, स्कूल ही बोलेगा, क्योंकि वहाँ स्कूल जैसे कोई शब्द है ही नहीं, वहाँ आधे अक्षर का चूंकि कंसेप्ट ही नहीं है। ये अरुणाचल में तो रा का उच्चारण जो है, आप इदू भाषा में रा, ये ऐसा होता है हम बोल ही नहीं सकते, बिल्कुल वो वही लोग बोलते हैं। मराठी लॉ का उच्चारण अल्लाह जो है वो हम नहीं कर सकते मराठी में, लॉ का उच्चारण है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हम मुले बोलते हैं, लेकिन वो मुड़े है, मुड़े, वो हम लोग नहीं बोल सकते, ला और ला के बीच का है। बिल्कुल। हम आज इस मंच से मराठी में जो जी आज इस मंच से सर बहुत कुछ कहना था, पर क्या करे, श्याम बाबू जी के टुकुर टुकुर ने हमें रोक दिया। अभी हम इसका औपचारिक इसका धन्यवाद कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फिर बात करेंगे जी। लगता है शेष रह गया। अगली बार इस तरह का आयोजन दोबारा किया जाए, ज्यादा बेहतर होगा। जी। हाँ श्याम जी, सभी वक्ता लग रहा है कि और काफी बोलना चाहते हैं। औपचारिक अभी चूंकि रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो औपचारिक धन्यवाद के बाद जब रिकॉर्डिंग बंद हो जाए तो फिर हम लोग बात करेंगे जी। तो मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय मोहन बहुगुणा जी को आमंत्रित करता हूँ। तो हमारे जितने भी विशिष्ट वक्ता आज के जो थे पांचों, और जो हमारे सहभागी सभी वरिष्ठ सहभागी हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आदरणीय मोहन बहुगुणा जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुगुणा जी बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। और आज के मैं आज के तमाम वक्ताओं को डॉक्टर कुल उपाध्याय जी और डॉक्टर मुनींद्र मिश्र जी और गुम्फी उंगसो जी और देवेंद्र तिवारी जी, बद्री यादव जी, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे एक कॉल पर आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, और आपके माध्यम से हमारे सारे वक्ता, हमारे सारे श्रोता, हमारे सारे प्रतिभागी गणों को ये पता चला कि नॉर्थ ईस्ट में आप राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए क्या क्या आप तकनीक आप यूज कर रहे हैं, क्या क्या आप उसके लिए आप कितनी चुनौतियों का सामना आप कर रहे हैं। वास्तव में आपका जो अनुभव है वो हमारे लिए, हमारे आने वाले जितने भी उस क्षेत्र में स्थानांतरण पर जाएंगे, नई नियुक्ति पर जाएंगे राजभाषा कर्मी, उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। आप सभी वक्ताओं का मैं अपनी पूरी हिंदी और तकनीक टीम की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही आज के हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर विश्वनाथ झा जी, हरिराम पंचारी जी और S.K. त्रिपाठी जी, सीमा प्रसाद मैडम, प्रीति अग्रवाल मैडम, महादेव कोलूर जी हमारे विशिष्ट व्यक्ति, और उसके बाद हमारे सुशीला सैनी जी, टेसा निंगी जी, विधि टिक्कू जी और नवीन जी हमारे तिवारी साहब हैं। आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप शामिल हुए। आशा है आज हमारे वक्ताओं ने जो भी बातें यहाँ कही हैं उससे आप सभी लोग लाभान्वित हुए होंगे। कम से कम लाभान्वित नहीं हुए होंगे तो हमारे ये वक्ता इन्होंने ये किस स्थितियों में, किन स्थितियों में अपना काम कर रहे हैं, कर चुके हैं। और जैसे कि हमारे एक वक्ता थे शायद कुल उपाध्याय जी,
तो उन्होंने कहा कि शायद वो शुरुआत में वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया था नॉर्थ ईस्ट में, उसके बाद वो फिर दूसरी जगह चले गए थे। तो वास्तव में आप सभी के जो अनुभव रहे वो हम सभी के लिए लाभान्वित करने वाले रहेंगे, और मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और हमारी पूरी टीम की ओर से हमारे वरिष्ठ हैं श्री अग्रवाल साहब और तिवारी जी, डॉक्टर राजीव रावत, मैं और हमारे वर्मा साहब, राजेंद्र वर्मा जी और श्याम जी, हम सभी लोगों का एक उद्देश्य है, एम है कि हम कुछ न कुछ ऐसे अपने श्रोताओं के लिए, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र में हो, चाहे कार्यान्वयन के क्षेत्र में। कार्यान्वयन के क्षेत्र में हमने अभी 2 ही केवल कार्यक्रम किए अपने, बाकी हमारा केवल तकनीकी क्षेत्र में रहा है। तो मिलते हैं हम एक नए कार्यक्रम के साथ अगले कार्यक्रम में। और आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको किसी भी विषय पर, तकनीकी विषय पर अगर आप व्याख्यान चाहते हैं तो आप कृपया हमें अपना फीडबैक दें कि आप इस विषय पर भी व्याख्यान दें और हम लोग यहाँ आयोजित करें। और अगर आप किसी विशेष वक्ता से या किसी तकनीकविद को भी आप शामिल करना चाहते हैं तो आप उसका भी सुझाव हमको दीजिए कि कोई विशेष आपको सुनना चाहते हैं, उनका कोई अलग स्पेशलाइज्ड फील्ड भी हो सकता है, उसके बारे में वो अगर कोई अपना यहाँ व्याख्यान देना चाहते हैं तो वो भी अपना व्याख्यान यहाँ रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।